So we have got a topic, corpuscular theory of light. Corpuscular theory of light. सबसे पहले इस थ्योरी को प्रपोज किया था ग्रीक्स ने. This theory was proposed by Greeks and it was developed by Isaac Newton. ठीक है, इस थ्योरी को आइजैक न्यूटन ने डेवलप किया था फिर. ठीक है, ये थ्योरी असल में क्या कहती है? ये थ्योरी इस तरह से स्टेटमेंट है कि अगर आपके पास कोई सोर्स ऑफ लाइट है, से फॉर एग्जांपल यू हैव अ सोर्स ऑफ लाइट, तो क्या होता है, ये सोर्स ऑफ लाइट जो है इमिट करता है पार्टिकल्स को, छोटे छोटे स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स को ये इमिट करता है. ठीक है, और उन पार्टिकल्स को बोलते हैं कॉर्पस्क्यूल्स. क्या बोलते हैं? कॉर्पस्क्यूल्स. ठीक है, कोई भी सोर्स ऑफ लाइट जो होता है वो इमिट करता है लाइट को इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस. कैसे? वो छोटे छोटे पार्टिकल्स को इमिट करता है. ठीक है, और उन पार्टिकल्स को कहते हैं कॉर्पस्क्यूल्स. क्या कहते हैं? कॉर्पस्क्यूल्स. सो वी कैन से दैट ये जो कॉर्पस्क्यूल्स होते हैं ना, कॉर्पस्क्यूल्स, लाइट इज मेड अप ऑफ देम. ओके, लाइट इज मेड ऑफ दीज पार्टिकल्स. ठीक है, लाइट जो होती है ना वो बनी होती है इन्हीं छोटे छोटे पार्टिकल्स की, जिनका नाम न्यूटन ने कॉर्पस्क्यूला रखा था, कॉर्पस्क्यूल्स रखा था. ठीक है, अब इन पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी क्या है? दीज पार्टिकल्स आर इलास्टिक इन कैरेक्टर. इलास्टिक इन कैरेक्टर का मतलब है इनका साइज रिजिड नहीं है. ठीक है, जब भी किसी चीज के साथ टकराते हैं तो दे हैव इलास्टिसिटी, दे कैन चेंज देयर साइज एक्स्ट्रा. ठीक है, दे हैव इलास्टिसिटी. राइट. दूसरी बात, these particles are very tiny in size, they are very small. Okay, these particles are very small in size, they are very tiny in size, right? And these particles are light, right? इनका mass जो है ना वो बहुत कम है. They are light and sometimes they are called as weightless particles. ठीक है, they are weightless, they are weightless, मतलब इनका weight वगैरह कुछ नहीं है. ठीक है, say so their mass m is tending to 0. Okay, their mass is tending to 0. So if we say what is the momentum carried by them, you will say mv, you will say sir m times 0, that is 0. Okay, there is no momentum carried by them. ठीक है, in classical theory of light, as per corpuscular theory of light, इन particles के पास कोई momentum नहीं होता है. ठीक है, they have no momentum. Okay, because they have no mass. In classical physics, if there is no mass, there will be no momentum. Okay, there will be no momentum. Now you will say, Miss sir, then लाइट के पास जो एनर्जी होती है वो कहां से होती है? ठीक है, वो असल में आइंस्टाइन के रिलेटिविस्टिक इफेक्ट से आती है. ठीक है, एनीथिंग व्हिच इज मूविंग वेरी फास्ट possesses some sort of energy. Okay, we will be discussing on that, right? So right now I am saying that as per Newton's theory, अगर कंक्लूजन निकाला जाए तो they are very weightless particles, their mass is tending to 0, so therefore their momentum tends to 0. इनका momentum जो है almost 0 के बराबर माना जा सकता है, मतलब they carries no momentum. Okay, so you can say that light जो होती है carries no momentum. Okay, देखिए बेटा, अब यहाँ पे एक चीज है, whether this point is right or not. ठीक है, इसकी वैलिडिटी क्या है, इस चीज पे हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं. ठीक है, ये क्लासिकल थ्योरी का पॉइंट है, इस थ्योरी का पॉइंट है, सही है या गलत है वो तो बाद की बात है ना. ठीक है, वी विल बी डिस्कसिंग दैट कि वेदर इट इज राइट और रॉन्ग. ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल मैं कह रहा हूं कि एज पर दिस थ्योरी इट इज एन ऑब्जर्वेशन दैट इट कैरीज नो मोमेंटम. ओके, वी कैन जस्ट से दीज थिंग. नेक्स्ट थिंग, these particles have very large speed. Okay, they have very large speed, means कि ये ट्रेवल कर सकते हैं थ्रू द मीडियम विद अ वेरी हाई स्पीड. ओके, और इनकी जो स्पीड मतलब है दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड अप्रोक्सीमेटली मानी गई. ठीक है, तो इन पार्टिकल्स की स्पीड बहुत ही ज्यादा है एज पर व्हाट? कॉर्पस्क्यूलर थियरी. ठीक है, तो इन कॉर्पस्क्यूलर, और हाँ, ये कॉर्पस्क्यूलर सबसे फास्टेस्ट चलते हैं वैक्यूम में, एंड देयर स्पीड डिक्रीजेस इन मीडियम. जब भी किसी मीडियम के अंदर जाते हैं तो उनकी स्पीड क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है. ठीक है, अब ये आप पूछेंगे कि सर मीडियम में चले गए तो स्पीड क्यों कम होगी? क्योंकि यार जब ये मीडियम में जाएंगे तो बाकी पार्टिकल्स के साथ कोल्यूजन करेंगे और कोल्यूजन से इनकी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी. ठीक है, आई एम सेइंग एज पर दिस थियरी. ओके, वी आर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस थियरी, राइट? तो दिस थिंग इज देयर. सो मतलब इनकी स्पीड सबसे ज्यादा फास्ट होती है वैक्यूम में, और किसी भी मीडियम में रखो तो देयर स्पीड डिक्रीजेस. ओके, नेक्स्ट थिंग, these corpusculars possess rectilinear property, rectilinear propagation. ठीक है,
रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन का मतलब होता है these particles travel in straight line. Okay, they always travel in straight line. ठीक है, these particles travel in straight line. ठीक है, ऐसा कहा गया था. ठीक है, these particles are traveling in straight line. Okay, now whether this point is right or not, that's some other debate. Okay, next thing is that they produce the sensation of vision. They produce sensation of vision. मतलब ये कि जब ये पार्टिकल्स ह्यूमन आई के अंदर जाते हैं या आई के अंदर जाते हैं तो वहां पे देखने की सलाहियत प्रोड्यूस हो जाती है. ठीक है, देखने की काबिलियत आ जाती है. ठीक, तो दे हैव द सेंसेशन ऑफ विजन प्रॉपर्टी. राइट, दे प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ विजन. नेक्स्ट थिंग, दीज पार्टिकल्स शो रिफ्लेक्शन एज वेल एज दे शो रिफ्रैक्शन. अभी आप पूछेंगे कि सर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन किस वजह से होता है. न्यूटन ने इसका सीधा आंसर दिया कि अगर आपके पास इंटरफेस है तो जैसे ही कॉर्पस्कुल आएगा टुवर्ड्स द इंटरफेस, तो इंटरफेस कैन ईदर अट्रैक्ट इट और इट कैन ईदर रिपेल इट. ठीक है कि नहीं, इंटरफेस इसको अट्रैक्ट भी कर सकता है और रिपल भी कर सकता है. ठीक है, तो इस अट्रैक्शन रिपल्शन की वजह से, तो ये जो फोर्स लग रहा है ना अट्रैक्शन और रिपल्शन का, इसी वजह से होती है रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्रैक्शन. Okay, attraction repulsion is there, huh? Right, now you will say sir when it will attract and when it will repel. ठीक है, इस कॉर्पस्कुल को कब अट्रैक्शन होगी कब रिपल्शन होगी. ठीक है, ओके, वी विल बी सीइंग दैट. राइट, सो दिस वाज द थ्योरी प्रेजेंटेड बाय आइजैक न्यूटन. ओके, अब इस थ्योरी के हिसाब से लाइट क्या है, फिर हम कह सकते हैं इस थ्योरी के हिसाब से लाइट का कौन सा नेचर है, पार्टिकल नेचर. ओके, सो वी कंक्लूडेड एज पर दिस थ्योरी दैट लाइट हैज पार्टिकल नेचर. लाइट का कौन सा नेचर है, पार्टिकल नेचर. ठीक है कि नहीं, है ना. with the help of this theory न्यूटन proved the reflection as well as refraction. उन्होंने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के जो फेनोमेनन थे उसको एक्सप्लेन किया. ठीक है, लेकिन सर्टेन फेनोमेनन्स वर देयर. ठीक है, बहुत सारे फेनोमेनन्स थे, जैसे डिफ्रैक्शन थी, स्कैटरिंग थी, बहुत सारे फेनोमेनन्स. ठीक है, जो इस थ्योरी की बुनियाद पर एक्सप्लेन नहीं हो सकते थे. ठीक है, तो उनको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास अलग अलग थ्योरीज. ठीक है, बट वी आर इंटरेस्टेड इन दिस थ्योरी एट current scenario. So what I am saying that according to this theory, light possesses a particle nature. It is made up of small tiny particles called as corpuscles. Okay. Okay, अब देख लीजिए बेटा, हम एक्सप्लेन करेंगे रिफ्लेक्शन को ऑन द बेसिस ऑफ कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन, ओके, देखिए किस तरह से एक्सप्लेन किया गया रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरी. से फॉर एग्जाम्पल वी हैव एन इंटरफेस लाइक दिस वे. आपके पास एक इंटरफेस है और वो इंटरफेस बिल्कुल इस तरह से है. ठीक है, इंटरफेस का मतलब क्या होता है, देयर इज अ सरफेस, देयर इज अ बाउंड्री विच सेपरेट्स द टू मीडियम्स. ओके, दिस इज द बाउंड्री, दिस इज पॉइंट एस एंड दिस इज पॉइंट एस प्राइम. ओके, तो ये इंटरफेस आप समझते हो ना. ठीक है, जो मीडियम, जो बाउंड्री सेपरेट करती है दो मीडियम्स को, मतलब इस साइड पे कोई और मीडियम है, इस साइड पे कोई और मीडियम है. ओके, let me write here is medium number 1. Okay, and let me write here is medium number 2. ठीक है, so this is the boundary which separates these two mediums. Okay, so this will be called as an interface. This will be called as an interface. Okay, let's draw a perpendicular to this interface. This will be this perpendicular to this interface. Okay, let me denote this point by O. चलिए बेटा, मान लीजिए कि यहाँ से एक कॉर्पस्क्यूल आ रहा है. ठीक है, एक ही कॉर्पस्क्यूल को हम कंसीडर करेंगे. यहाँ से एक कॉर्पस्क्यूल आ रहा है. ठीक है, तो व्हाट विल हैपन, दैट कॉर्पस्क्यूल विल अप्रोच द इंटरफेस. वो कॉर्पस्क्यूल क्या करेगा, इस इंटरफेस को अप्रोच करेगा. ठीक है कि नहीं. से फॉर एग्जांपल इट इज अप्रोचिंग इट लाइक दिस वे. ओके, लाइक दिस वे. The interface is this corpuscle is approaching the interface. Okay, this is like this. यहाँ से फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे और फिर यहाँ पर. ओके, ठीक है. देख लीजिए बेटा, अगर आप इस पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे ना, इस वाले पॉइंट पे, this will be the velocity of this corpuscle. Am I right? And say for example this is the angle theta. Okay, or we may write it like this way. Okay, let me write. ये परपेंडिकुलर है ना, ये वाला परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर है ना, ये परपेंडिकुलर, तो ये भी परपेंडिकुलर ही हुआ ना.
परपेंडिकुलर के साथ जो एंगल बन रहा है ना यहाँ पे, लेट मी राइट इट एज आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, जो इंसिडेंट कॉर्पस्क्यूल बना रहा है किसके साथ, इस परपेंडिकुलर लाइन के साथ। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन जस्ट टेक आउट द टू कंपोनेंट्स। एक यहां से निकल सकता है, लेट मी कॉल एज Vx, और एक यहां से निकल सकता है, लेट मी से एज Vy। ओके, व्हाट इज दिस Vy? इट इज द वेलोसिटी ऑफ corpuscle in downward direction. Okay, this is the velocity of corpuscle in downward direction. ठीक है कि नहीं? As this particle approaches what interface? न्यूटन ने इस तरह से कहा, उन्होंने कहा जैसे ही ये पार्टिकल इंटरफेस को अप्रोच करता है, जैसे जैसे ये पार्टिकल नीचे आता है, ठीक है, तो ये जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है ना Vy, ठीक, इट इज डिक्रीजिंग, इट इज डिक्रीजिंग, ये कम होता है, ठीक है। और जैसे ही कॉर्पस्क्यूल इस पॉइंट पर आ जाता है तो क्या होता है, ये कंपोनेंट जीरो हो जाता है, ठीक है। द वेलोसिटी कंपोनेंट एट दिस पॉइंट Vy becomes जीरो। तो बेटा अगर ये जीरो हो गया तो मतलब कॉर्पस्क्यूल विल नॉट ट्रेवल इन डाउनवर्ड डायरेक्शन फर्दर, ठीक है कि नहीं। देखो फिर से समझा रहा हूं, इस पॉइंट को नोट कर लो, ठीक है। इस पॉइंट को क्या हो रहा है, जैसे ही कॉर्पस्क्यूल नीचे आ रहा है तो पार्टिकल की वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होती है। कौन सी वेलोसिटी, Vy, y कंपोनेंट वेलोसिटी। अभी पूछोगे सर y कंपोनेंट वेलोसिटी क्यों डिक्रीज हो रही है, इट मे बी ड्यू टू द फोर्स ऑफ रिपल्शन फ्रॉम दिस इंटरफेस। इन्होंने कहा ये फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है, इंटरफेस क्या करता है, इस पार्टिकल को रिपेल कर रहा है, ठीक है। तो अगर इंटरफेस इस पार्टिकल को धक्का दे रहा है, ऊपर वाली डायरेक्शन में रिपेल कर रहा है, तो मतलब इसका जो डाउनवर्ड कंपोनेंट होगा ना वेलोसिटी का, दैट विल डिक्रीज। ओके, वो कम हो रहा है, ठीक है। अगर वो कम हो रहा है तो पॉइंट ओ पर क्या हो रहा है, वो पार्टिकल, वो कंपोनेंट जीरो। इज दैट क्लियर? वो क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, ठीक है। अगर जीरो हो रहा है एट दिस पॉइंट, देन व्हाट हैपेंस, तो पार्टिकल क्या कर सकता है, इट विल नॉट मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। देन व्हाट हैपेंस, लेकिन इंटरफेस तो रिपेल करेगा, वो अट्रैक्ट नहीं करेगा, वो क्या करेगा, रिपेल। तो अगर वो रिपेल कर रहा है तो पार्टिकल विल मूव इन दिस डायरेक्शन, है ना, रिपल्शन की वजह से। रिपल्शन धक्का लग रहा है, फोर्स लग रहा है, ऊपर ऊपर जाएगा और इस तरह से चलता ही जाएगा, ठीक है कि नहीं। इस पॉइंट को नोट कर लो, इस पॉइंट पर वेलोसिटी इस तरह से होगी, है ना, ठीक है। ये नॉर्मल मैंने बनाया इस पॉइंट पे, तो नॉर्मल कितना एंगल बना रहा है, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे है r इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो दिस डायरेक्शन में है Vy एंड इस वाली डायरेक्शन में है Vx। ओके, से व्हाट हैपेंस, द Vy, ये जो Vy है ना, इसी वजह से पार्टिकल ऊपर जा रहा है और इंटरफेस से रिपल्शन हो रही है, तो पार्टिकल क्या करेगा, ऊपर वाली डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। तो इस केस में लिख सकते हैं Vy इंक्रीजेस, ओके बेटा, और इस वाली डायरेक्शन में क्या कह सकते हैं, Vy डिक्रीजेस। ओके, बोथ थिंग्स हैपन ड्यू टू द रिपल्शन फ्रॉम द इंटरफेस। इंटरफेस क्या करता है, इस पार्टिकल को रिपेल करता है, ऊपर वाली डायरेक्शन में धक्का दे रहा है, ठीक है। यहाँ तो ये नीचे आ रहा है इसलिए इसकी वेलोसिटी कम हो रही है, लेकिन यहाँ ये ऊपर जा रहा है तो धक्के की वजह से और ऊपर जाएगा, ठीक है। लेकिन इस सब में खेल में क्या हो रहा है, एक कंपोनेंट है जो कांस्टेंट रहता है। कौन सा कंपोनेंट, Vx। Vx वाला कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है, ठीक है, क्योंकि रिपल्शन हो रही है कहां से, अलोंग y एक्सिस, लेकिन Vx वाला कंपोनेंट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। ओके, लेट मी राइट इट Vx एंड लेट मी राइट इट Vx प्राइम, है ना। तो Vx इज Vx प्राइम। अब पूछेंगे सर मतलब जितनी Vx कंपोनेंट यहाँ पे होगा उतना ही Vx कंपोनेंट यहाँ पे होगा, इज इट पॉसिबल? यस, इट इज पॉसिबल, क्योंकि पार्टिकल ने मीडियम चेंज नहीं किया है, ठीक है कि नहीं। पार्टिकल ने मीडियम चेंज, तो जब मीडियम ही नहीं चेंज हुआ तो वेलोसिटी कहां से डिक्रीज होगी, ठीक है। पार्टिकल इज ट्रैवलिंग इन द सेम मीडियम। सो यहाँ पे बताइए मुझे Vx किसके बराबर आएगा, इट विल बी ओके V sin I, है ना। यहाँ पे होगा ना, यहाँ से कंपोनेंट V sin I और यहाँ से होगा V cos I, अगर स्प्लिट करेंगे यहाँ पे भी होगा यही V sin R। ओके, दिस इज एंगल R, ठीक है। तो V एंड V goes, which implies sin I is equal to sin R, which implies that I is equal to R. So angle of incidence should be equal to angle of reflection, ठीक है कि नहीं। This is the law of reflection, okay, this is the law of reflection, ठीक है। तो न्यूटन ने इस तरह से इस लॉ को, रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन किया। सो अगर मैं पूछूं व्हाट इज द प्राइम कॉज, व्हाट इज द मेन कॉज बिहाइंड द रिफ्लेक्शन, तो इट इज एक्चुअली द रिपल्शन। कहां से, फ्रॉम इंटरफेस। इंटरफेस रिपल्शन कर रहा है किसको, कॉर्पस्क्यूल को, ठीक है कि नहीं। नाउ समबडी विल से सर व्हाई इट इज रिपेलिंग। नाउ द न्यूटन हैज नो आंसर टू दिस क्वेश्चन, व्हाई। न्यूटन के पास इसका आंसर नहीं था, क्यों। उसने कहा इट मे बी ड्यू टू सम इंटरनल स्ट्रक्चर और सम एटॉमिक लेवल पे कुछ हो रहा होगा, लेकिन जो ऑब्जर्वेशन है, रिफ्लेक्शन ऐसे ही होती है,
ठीक है, रिफ्लेक्शन ऐसे ही होती है, राइट। तो उसने सिंपल में हमें समझाया, और यहां से देखो सही भी है, I इज इक्वल टू आर, ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज जस्ट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज देयर इंसिडेंट एंगल, this angle of this incident ray, reflected ray, normal, they all are in single plane, okay. So both of the laws are proven with the help of corpuscular theory of light. Is that clear? Now we will explain refraction on the basis of this corpuscular model. Refraction on the basis of corpuscular model, okay. अब न्यूटन ने किस तरह से रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन किया ऑन द बेसिस ऑफ दिस मॉडल? देखो उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया। मान लीजिए बेटा ये आपके पास एक इंटरफेस है, ठीक है, से फॉर एग्जांपल दिस इज ए इंटरफेस एज अर्ली s एंड s प्राइम, ओके, ठीक है, एंड से फॉर एग्जांपल देयर इज अ कॉर्पस्क्यूल व्हिच इज अप्रोचिंग द इंटरफेस लाइक दिस वे, ओके, इस तरह से कॉर्पस्क्यूल इंटरफेस को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। लेट मी टेक दिस इज अ प्लेन, ओके, लेट अस कॉल इट एज AB, ओके, ये जरूरत आएगा। दिस इज नॉर्मल, ओके, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है कि नहीं, है ना। तो क्या होगा, द कॉर्पस्क्यूल विल ट्रेवल स्ट्रेट एंड इट विल हिट द इंटरफेस, ठीक है, कॉर्पस्क्यूल ऐसे ट्रेवल करता हुआ इंटरफेस को हिट करेगा। ये इंटरफेस नहीं है, AB इज नॉट एन इंटरफेस, ठीक है। मैंने AB ऐसे ही एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की है ताकि मैं आपको समझा सकूं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कहां पर है, ठीक है, बस ये इंटरफेस नहीं है, ऐसा मत समझो, ठीक है। तो यहां से वेलोसिटी है कॉर्पस्क्यूल की V, इफ दिस एंगल इज I, व्हाट इज दिस एंगल, psi, obviously this component is Vy and this component is Vx. Is that clear? Now what happens then what happens, ये क्या होता है, अगर हम इस मीडियम को मान के चले बेटा, इट इज मीडियम नंबर 1, ओके, एंड दिस इज से फॉर एग्जांपल मीडियम नंबर 2, ठीक है। चलिए इसको मान लेते हैं डेंसर है, ठीक है, और इस मीडियम को मान लेते हैं ये रेयरर मीडियम है, ठीक है। तो व्हाट विल हैपन, लाइट क्या करेगी जब ये इस इंटरफेस को क्रॉस करेगी, तो व्हाट विल हैपन, देखो एज पर न्यूटन्स व्यू, पहले तो लाइट कुछ टाइम तक ऐसे स्ट्रेट चलेगी एज पर न्यूटन्स व्यू। आपको पता है, आपने 10th क्लास की लेवल पर ही पढ़ा है, एज पर मॉडर्न व्यू दिस थिंग इज इनकरेक्ट, है ना, लेकिन वी आर जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन व्हाट न्यूटन हैड, ऑल्दो ही वाज रॉन्ग, बट तो क्या होता है, ये जो पॉइंट है ना, ये एंगल, इट इज रिफ्रैक्शन, इट इज रिफ्रैक्शन, ठीक। व्हाट हैपेंस देन, since the light is traveling from rarer to denser medium, तो what happens, it will bend towards the normal. न्यूटन ने भी ऐसा कहा, ठीक है, उन्होंने कहा it will bend towards the normal, okay, it is bending towards normal, right, done, ठीक, bend कर रहा है towards the normal, so this will be velocity, am I right, this will be angle, or this will be Vx prime, sorry Vy prime, and this will be Vx prime, ठीक है कि नहीं, है ना। अब ध्यान से समझिएगा, ये जो Vy है ना, इट इज V sin थीटा, V sin I, एंड दिस इज V, सॉरी sin cos, दिस इज V cos I, दिस इज V sin I, और यहां पर तो वेलोसिटी चेंज हो गई ना, क्योंकि मीडियम चेंज हो गया। पहले अगर V थी वेलोसिटी, लेटेस्ट बाद में V प्राइम होगी, ठीक है। तो ये कंपोनेंट क्या बनेगा, इट विल बी V प्राइम, ओके, टेल मी, cos R, एंड दिस कंपोनेंट विल बी V प्राइम sin R, ओके। आई थिंक द थिंग्स आर क्वाइट ऑब्वियस, ओके। सो देखो इन्होंने क्या कहा, न्यूटन ने कहा जैसे ही एक कॉर्पस्क्यूल इंटरफेस के नजदीक आ जाता है, ठीक है, जब वो इंटरफेस के बहुत नजदीक आ जाता है, मान लीजिए यहां से यहां तक, जैसे ही वो इंटरफेस के नजदीक आ जाता है, तो व्हाट हैपेंस, इंटरफेस जस्ट अट्रैक्ट्स इट, इंटरफेस क्या करता है, इसको अट्रैक्ट करता है, ठीक है, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे ही कॉर्पस्क्यूल नजदीक आ जाता है, ठीक है, तो इंटरफेस से ये कुछ ही डिस्टेंस पर होता है, तो इंटरफेस क्या करता है, इसको अट्रैक्ट करता है, ठीक है। सपोज इस डिस्टेंस D1 पर इंटरफेस क्या कर रहा है, इंटरफेस कॉर्पस्क्यूल को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, बट द डिस्टेंस शुड बी वेरी स्मॉल, ओके, कॉर्पस्क्यूल शुड बी वेरी क्लोज टू द इंटरफेस, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, ड्यू टू अट्रैक्शन ये यहां पर आ जाता है, हिट करता है इस पॉइंट को, ठीक है। तो अगर ये अट्रैक्ट हो रहा है
तो व्हाट विल हैपन, दिस कंपोनेंट विल इंक्रीज. ओके, सोचो यार, अगर ये से अट्रैक्ट कर रहा है कॉर्पस्क्यूल को, व्हाट विल हैपन, दिस कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, डाउनवर्ड कंपोनेंट, इट विल कंटिन्यूअसली इंक्रीज. ठीक है, तो उसके बाद क्या करता है, ये इंटरफेस इंक्रीज करता है इस वेलोसिटी को, वाई कंपोनेंट को, एंड देन द लाइट ट्रेवल्स इन दिस वे. ठीक है, इट क्रॉसेस द इंटरफेस. ठीक है, लेकिन जैसे ही ये इंटरफेस से दूर चला जाता है, फिर से व्हाट हैपेंस, द अट्रैक्शन गोज ऑन डिक्रीज, द अट्रैक्शन गोज ऑन, और उस वजह से क्या होता है, स्पीड चेंज हो जाती है. एम आई राइट, स्पीड क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है. ठीक है कि नहीं. तो मतलब लेट अस सपोज इस डिस्टेंस d2 पर यहाँ पे क्या होता है, अट्रैक्शन कम हो जाती है, और y कंपोनेंट क्या होता है, धीरे धीरे करके डिक्रीज होने लगता है. ठीक है कि नहीं, है ना. ठीक, इज दैट क्लियर. तो उन्होंने कहा ये एक सिंपल फंडा है, ऐसे होती है रिफ्लेक्शन. ठीक है कि नहीं, है ना. अब देखो इस सारे प्रोसीजर में क्या हो रहा है, Vx और Vx प्राइम क्या होता है, सेम होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि x कंपोनेंट पर तो अट्रैक्शन का कोई असर नहीं है. ठीक है, तो देख लीजिए, तो ये होगा v sin I इज इक्वल टू v प्राइम sin r. तो यू विल से sin I डिवाइडेड बाय sin r इज इक्वल टू v प्राइम बाय v. ठीक है, v प्राइम बाय v. ठीक है, देख लीजिए बेटा, मुझे एक बात बताइए, व्हाट इज v प्राइम, it is the velocity of the light in denser medium. ठीक है, and what is v, it is the velocity of light in rarer medium. This velocity v prime is constant in this medium. Okay, and this velocity v is constant in this medium. वेलोसिटी तो एक ही पॉइंट पे चेंज होती है ना, जब ये इंटरफेस को क्रॉस करता है. ठीक है, अदरवाइज इस मीडियम में भी वेलोसिटी कांस्टेंट है, इस मीडियम में भी वेलोसिटी. तो sin I डिवाइडेड बाय sin r इज इक्वल, दिस इज कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट, दिस इज अ कांस्टेंट. Okay, this is what we call as Snell's law. ठीक है, this is the famous Snell's law, right? This is Snell's law on the basis of corpuscular theory. Okay, this is Snell's law. ठीक है, अब देखिए इससे एक चीज निकलती है, if I is greater than R, समझ लीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा है, किससे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से. ठीक है, मतलब ये मैं कह रहा हूं कि लाइट इज बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल, है ना. लाइट बेंड्स towards what? Okay, let me say how. अगर यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है और सपोज कर लेते हैं ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री है, उसके बाद क्या होता है, जैसे इंटरफेस को क्रॉस करता है एंगल कम हो जाता है. सपोज ये हो गया 20 डिग्री अब. ठीक है, तो मतलब क्या, लाइट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल. ठीक है कि नहीं. सो उस टाइम पे क्या होगा, I ज्यादा है R से, इसका मतलब क्या है, V प्राइम इज ग्रेटर देन V. मतलब इस डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होगी, किससे, रेयर मीडियम से. ओके, से व्हाट हैपेंस, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज मोर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम. आई नो यू आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट द फैक्ट बिकॉज एज पर मॉडर्न थ्योरी इट्स कंप्लीटली रॉन्ग. ठीक है, लाइट की स्पीड कहां ज्यादा होती है, रेयर में, डेंसर में कम हो जाती है. लेकिन इस थ्योरी के हिसाब से तो कंक्लूजन ये निकल रहा है ना. ठीक है, इस थ्योरी के हिसाब से ये निकल रहा है, स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर medium is more than rear. मतलब ये कहना चाहते हैं कि लाइट गिलास में ज्यादा तेज चलेगी, एयर में कम तेज चलेगी. ओके, ठीक है, ये कहना चाहते हैं कि लाइट डायमंड के अंदर तेज चलेगी लेकिन एयर के अंदर कम स्लो चलेगी. ठीक है, एज पर दिस थ्योरी. ठीक है, एंड दिस पॉइंट वाज एब्सोल्युटली रॉन्ग. जब बाद में देखा गया दिस पॉइंट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. लाइट क्या करती है, रेयर मीडियम में फास्ट चलती है और डेंसर मीडियम में क्या चलती है, स्लो चलती है. लेकिन कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी के हिसाब से यही पॉइंट था. नाउ देयर वाज सम अदर प्रॉब्लम आल्सो. चलिए, आपने रिफ्लेक्शन तो एक्सप्लेन कर दिया, आपने रिफ्लेक्शन तो एक्सप्लेन कर दिया, आपने रिफ्लेक्शन के लिए रीजन दिया अट्रैक्शन, सॉरी रिपल्शन. रिफ्रैक्शन के लिए आपने रीजन दिया अट्रैक्शन. ठीक है कि नहीं. अब आता है क्वेश्चन साइमल्टेनियस रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. ठीक है कि नहीं. किसी जगह पे क्या होता है, कोई मीडियम जो होती है, ठीक है, अक्सर होता यह है कि जब किसी मीडियम के ऊपर लाइट पड़ती है ना, ठीक है, तो क्या होता है कि कुछ पोर्शन जो होता है ना लाइट का, वो रिफ्रैक्ट हो जाता है और कुछ पोर्शन जो होता है वो क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है. ठीक है, लाइट का कुछ पोर्शन क्या होता है बेटा, रिफ्रैक्ट हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है. ठीक है, और कुछ पोर्शन क्या हो जाता है, रिफ्रैक्ट हो जाता है. ठीक है, अब न्यूटन से कहा गया एक्सप्लेन दिस. अब एक्सप्लेन करो यार, ये तो उल्टा हुआ ना. देखो कैसे, रिफ्लेक्शन के लिए क्या चाहिए, रिपल्शन. रिफ्रैक्शन के लिए क्या चाहिए, अट्रैक्शन. अब क्या कहता है, साइमल्टेनियसली अट्रैक्शन भी हो रही है, रिपल्शन भी हो रही है, ऐसा नहीं है. उन्होंने कहा कि जहां से बहुत सारे कॉर्पस्क्यूल्स आ रहे हैं, बहुत सारे कॉर्पस्क्यूल्स,
कुछ कॉर्पस्क्यूल्स को अट्रैक्शन होती है, ठीक है, और अट्रैक्शन होने पे वो रिफ्रैक्ट हो जाते हैं, और कुछ कॉर्पस्क्यूल्स को क्या होती है, रिपल्शन हो जाती है, तो वो क्या हो जाते हैं, रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, ठीक है कि नहीं, है ना, ठीक। आई नो दिस इज टोटली अ बिट रिडिकुलस थिंग, ओके, इट्स अ बिट रिडिकुलस कि यार ऐसे मतलब खुद से ही है, कुछ अट्रैक्शन होती है, कुछ को रिपल्शन होती है, ठीक है। इन्होंने रीजन दिया स्टेबिलिटी का, इन्होंने कहा सम पार्टिकल्स, सम कॉर्पस्क्यूल्स आर स्टेबल व्हेन दे आर अट्रैक्टेड बाय द इंटरफेस एंड सम आर अनस्टेबल व्हेन दे आर अट्रैक्टेड, ओके। तो कुछ कॉर्पस्क्यूल्स को स्टेबिलिटी तब आती है जब उनकी अट्रैक्शन होती है, और कुछ को स्टेबिलिटी तब आती है जब वो रिपल होते हैं, ठीक है कि नहीं। सो देयर शुड बी अ साउंड कंडीशन, अ गुड कंडीशन दैट हाउ दिस स्टेबिलिटी इज गवर्नड, है ना, पता तो होना चाहिए ना। देखो मैं कहूंगा कुछ, इन्होंने कहा कुछ पार्टिकल्स को अट्रैक्शन होती है तो वो स्टेबल होते हैं। अब आप पूछोगे सर हाउ, ठीक है, कुछ पार्टिकल्स को रिपल्शन होती है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, तो वो उसी केस में स्टेबल होते हैं। आप पूछोगे सर हाउ, ठीक है कि नहीं। सो दीज थिंग्स एक्चुअली आर कंसिडर्ड टू बी द ड्रॉबैक्स ऑफ दिस थ्योरी, है ना। देखिए पहला पॉइंट तो ये तो टोटली गलत ही है, आप तो जानते हो, दिस इज रॉन्ग, है ना। लाइट की स्पीड ज्यादा रेयर में होती है, डेंसर में कम होती है, ठीक है, तो एज पर दिस थ्योरी डेंसर में ही ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया पहला गलत पॉइंट इसका। दूसरा, साइमल्टेनियस रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते इस थ्योरी से, ठीक है, हो गया दूसरा पॉइंट। थर्ड पॉइंट कि लाइट सिर्फ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन नहीं दिखाती है, देयर आर अदर फेनोमेनन्स, डायफ्रैक्शन इज देयर, डिफ्रैक्शन, interference is there is black body radiations, there is what we call as Compton effect, there are other phenomena also, उनके बारे में इस थ्योरी से आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। although this was a wonderful explanation of the things going on, लेकिन कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है कि नहीं। एंड रिजल्ट भी इससे ठीक ठाक नहीं आ रहे हैं, ठीक है, गलत ही आ रहे हैं रिजल्ट, ठीक है। अगर यहाँ पे आप कहते हैं ना थोड़ा वेरिएशन होती है, एरर होता है, एरर तो ठीक है, लेकिन ये तो कंप्लीटली उल्टा ही बोल रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या किया गया, देन दिस होल थ्योरी वाज रिजेक्टेड, ठीक है। और फर्दर मोर एक और पॉइंट है, अगर कॉर्पस्क्यूल्स हैं तो सवाल ये बनता है कि आज तक किसी ने देखा क्यों नहीं उनको, ठीक है। इफ कॉर्पस्क्यूल्स एग्जिस्ट, देयर इज नो एक्सपेरिमेंट व्हिच शोज अस द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉर्पस्क्यूल्स, ठीक है। सो दिस थ्योरी वाज कंप्लीटली रिजेक्टेड, ठीक है। लेकिन इस थ्योरी की वंडरफुल ये मतलब पॉइंट ये है कि इट वाज द इनिशियल थ्योरी, सबसे पहले यही थ्योरी दी गई थी, और ये थ्योरी जो थी ना, इट वाज एबल टू एक्सप्लेन सम ऑफ द फेनोमेना, ओके। सो वी विल हैव टू, साइंटिस्ट्स हैव टू डिजाइन अ न्यू थ्योरी in order to explain the nature of light, okay.